नमस्कार। बात कर रहे थे हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि जो हमारे वर्तमान में आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो वीडियो मेंस हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट हैं, कंप्यूटर अनुदेशक हैं या रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी एग्जाम राजस्थान से संबंधित हैं या जहां पर राजस्थान का भूगोल सिलेबस में लिखा हुआ है या राजस्थान के भूगोल के संबंध में भौगोलिक क्षेत्र या भू आकृति प्रदेश लिखा हुआ है, उन सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? ए शेखावटी प्रदेश, बी विंध्य कगार क्षेत्र, सी वांगड़ प्रदेश और डी डांग प्रदेश। देखिए, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां यानी कि रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है कहां? रामगढ़ की पहाड़ियां, यह जो पहाड़ियां हैं इनकी आकृति घोड़े के नाल के समान अर्धचंद्राकार है और इसीलिए इन्हें घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है। और यह जो पहाड़ियां हैं राजस्थान के बूंदी जिले में हैं। कौन से जिले में हैं? बूंदी जिले में यह जो है रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। और बूंदी जो है यह किसका भाग माना जाता है? बूंदी यह हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है। यानी कि बूंदी जो है यह हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है और हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा जो भाग है वह कहलाता है दक्कन का पठार। और विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? बूंदी, कोटा और बारां। यह जो तीन जिले हैं यह विंध्य कगार क्षेत्र का भाग है और दक्कन के पठार के अंतर्गत एक जिला आता है, वह कौन सा है? झालावाड़। इस प्रकार जो रामगढ़ की अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं यह कौन से प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी विंध्य कगार क्षेत्र। अब कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विंध्य कगार क्षेत्र क्या है, तो देखिए विंध्य कगार क्षेत्र को समझना है। यह पूरा जो है हाड़ौती का पठार है जिसमें यह बूंदी, यह कोटा, यह बारां और यह झालावाड़। यह जो है चार जिले हाड़ौती के पठार के अंतर्गत। अब हाड़ौती के पठार में जो विंध्याचल पर्वत है उसके किनारे की जो भूमि है वह विंध्य कगार क्षेत्र कहलाती है। और विंध्य कगार जो क्षेत्र है यहां चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। और दूसरी जो नदी है वह है चंबल की सहायक नदी, कौन सी है? बनास। यह बनास और यह चंबल, इन दोनों नदियों के बीच में यह एक बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी प्रदेश है। यानी कि विंध्य कगार क्षेत्र क्या है समझना। विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र यह बनास और जो चंबल नदी है बनास चंबल दोआब प्रदेश, बनास चंबल दोआब, बनास और चंबल के बीच का जो दोआब प्रदेश है और यह दोआब प्रदेश किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर से जो चट्टानी प्रदेश बना हुआ है इस चट्टानी प्रदेश को विंध्य कगार क्षेत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विंध्य कगार क्षेत्र का संबंध है
तो बनास, चंबल, दोआब प्रदेश है। और इस विंध्य कगार क्षेत्र में जो है 3 प्रमुख संरचनाएं मिलती है। एक अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलती हैं। विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगी? एक तो मिलेगी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन सी मिलेगी? एक तो मिलेगी बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। दूसरी यहीं पर मिलेगी रामगढ़ की पहाड़ियां, यहीं पर आपको मिलेगी कुंडला की पहाड़ियां, और इसके साथ यहां पर मिलेगी मुकुंदरा की पहाड़ियां। और यह चारों ही पहाड़ियां जो है हाड़ौती के पठार के अंतर्गत जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसका भाग मानी जाती है। इसके अलावा विंध्य कगार क्षेत्र में एक और संरचना मिलेगी जिसे कहा जाता है नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान यह भी विंध्य कगार क्षेत्र का भाग है। और इसके अलावा एक और संरचना मिलेगी जिसे कहा जाता है शाहाबाद उच्च भूमि। और जो शाहाबाद उच्च भूमि है यह राजस्थान के बारां जिले में, कहां पर स्थित है? बारां जिले में। जो बारां का पूर्वी भाग है, यह जो बारां का पूर्वी भाग है, यहां पर जो उच्च भूमि क्षेत्र पाया जाता है, इस उच्च भूमि क्षेत्र को शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है। और शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र यह राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और वर्तमान में शाहाबाद उच्च भूमि 12 यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। पहले जो है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र 12 जिले में है, जो कि राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व है। हालांकि 16वें कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वह है रणखारे चित्तलवाना जो है जालोर को घोषित किया गया है। लेकिन अभी तक हमारे वन विभाग की यदि हम प्रशासनिक प्रतिवेदन की बात करें तो उसमें 15 कंजर्वेशन रिजर्व का उल्लेख किया गया है। और 15वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? शाहाबाद उच्च भूमि है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, या तो कहां पर है या फिर कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति, और जो भारत की आदिम जनजाति सूची में एकमात्र शामिल जनजाति राजस्थान की है वह सहरिया इसी शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र 12 में निवास करती है। इसलिए यह क्षेत्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? ए बनास बाणगंगा, बी बाणगंगा यमुना, सी सतलज व्यास, और डी सतलज गग्गर। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं दो आब प्रदेश क्या होता है। दो आब प्रदेश का तात्पर्य होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा? दोआब प्रदेश। अब यदि हम बात करें गग्गर दोआब, तो गग्गर दोआब का सीधा संबंध कौन सी नदी से? गग्गर नदी से। समझना कि यह जो गग्गर नदी है यह निकलती है शिवालिक की पहाड़ियां से। कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों से यह जब निकलती है
शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद या हनुमानगढ़ से, यानी कि हनुमानगढ़ में एक स्थान है टिब्बी। टिब्बी हनुमानगढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और यह हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। और इसके बाद यह जो है पानी की अधिक आवक होती है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के बाद में यह फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि गग्गर नदी में बाढ़ आने पर पानी कहां तक जाता है, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है, यहां गंगानगर और यहां हनुमानगढ़। इसी तरह से एक और नदी है जिसका नाम है सतलज, जो कि राजस्थान से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, इस तरह से वह पाकिस्तान जाती है। यह है सतलज नदी। सतलज नदी और यह जो नदी है यह है गग्गर नदी। सतलज और गग्गर नदियों के बीच का यह क्षेत्र यह कहलाता है गग्गर दोआब प्रदेश। क्या कहलाता है? गग्गर दोआब प्रदेश कहलाता है। तो गग्गर दोआब का संबंध कौन सी नदियों से है? तो अब समझना, गग्गर दोआब का संबंध है सतलज और गग्गर नदी से। इसका सही उत्तर है वह है डी। यदि हम बनास और बाणगंगा की बात करें तो बनास बाणगंगा दोआब जो है यह कहलाता है मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली का जो मैदान है यह बनास बाणगंगा दोआब के नाम से जाना जाता है। और बाणगंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है यह कहलाता है रोही का मैदान। क्या कहलाता है? रोही का मैदान या रोही दोआब प्रदेश कहलाता है। और सतलज और व्यास इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र यह कहलाता है बिस्ट दोआब। क्या कहलाता है? बिस्ट दोआब, जो कि मुख्य रूप से कहां पर है? पंजाब के अंतर्गत यह आता है। बिस्ट दोआब बाणगंगा और यमुना का रोही दोआब, बनास और बाणगंगा का मालपुरा करौली का मैदान, और गग्गर दोआब यह सतलज और गग्गर नदियों के बीच का क्षेत्र है। और गग्गर नदी को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि गग्गर नदी जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक झलोड़ मिट्टी के मैदान का निर्माण करती है। यानी कि गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र या पार्ट है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गग्गर का जो मैदान है, गग्गर का मैदान यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है। यह ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश किसे माना जाता है? तो गग्गर दोआब को माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में उत्कात भूमि स्थल आकृति दिखाई देती है। ए जैसलमेर बाड़मेर, बी कोटा बूंदी, सी गंगानगर हनुमानगढ़, और डी सवाई माधोपुर धौलपुर। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए उत्कात भूमि या उत्कात स्थल आकृति क्या होती है। तो समझना इसे कि जब चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी जब जनापाओं की पहाड़ियों से निकलते हुए चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, इस तरह से जब यह बहती है तो यह है चंबल नदी। तो चंबल नदी जब हाड़ौती के पठार को पार करके कहां जाती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में यह बहती है। तो पानी की आवक ज्यादा होने के कारण यह इसका जो है जल क्षेत्र यह क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जैसे जैसे पानी की आवक कम होगी यह जो पानी है वापस नदी की मुख्य धारा में आता है।
और जब नदी की मुख्य धारा में यह आता है तो इसके कारण यहां आसपास क्या हो जाता है, अवनालिका अपर्दन क्या होता है, अवनालिका अपर्दन। और अब ध्यान रखना यह प्रश्न बहुत बार आता है कि अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो ध्यान रखना अवनालिका अपर्दन के लिए चंबल नदी जानी जाती है। और जब यह चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में अवनालिका अपर्दन करती है तो अवनालिका अपर्दन से इस तरह से एक ऊबड़ खाबड़ स्थल आकृति का निर्माण होता है। इसे ही कहा जाता है उत्खात भूमि, बेडलैंड के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उत्खात भूमि। तो उत्खात भूमि कहां पाई जाती है, चंबल बेसिन के अंतर्गत कहां पाई जाती है, चंबल बेसिन के अंतर्गत पाई जाती है। और चंबल बेसिन में उत्खात भूमि वाले जिले कौन से हैं, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यह जो तीन हैं यह सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या उत्खात भूमि के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में उत्खात भूमि स्थल आकृति दिखाई देती है, सही उत्तर है इसका डी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तीन जिलों में यह उत्खात भूमि दिखाई देती है। उत्खात भूमि के अलावा क्या यहां से प्रश्न बनते हैं कि जब यहां उत्खात भूमि होती है तो इस क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाता है, और जब खाली छोड़ते हैं तो यहां पर घने जंगलों का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां पर घने जंगलों का निर्माण होता है। और इन घने जंगलों को, यह जो घने जंगल है, इन घने जंगलों को क्या कहा जाता है, इन घने जंगलों को बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीहड़ प्रभावित या बीहड़ वाले जिले कौन से हैं, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। और इस बीहड़ घने जंगलों में दस्यु निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं, दस्यु या डाकू निवास करते हैं, इसीलिए इसे दस्यु प्रदेश, दस्यु प्रदेश या डांग प्रदेश की संज्ञा दी गई। यह ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि डांग प्रदेश क्या है, तो बीहड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जो बीहड़ क्षेत्र है जहां पे डाकू निवास करते हैं उसे हम दस्यु या डांग प्रदेश कहते हैं। तो बीहड़ में भी राजस्थान के 3 जिले आते हैं और डांग प्रदेश में भी राजस्थान के 3 जिले आते हैं। तो डांग प्रदेश और बीहड़ का जो संबंध है वह किससे है, चंबल बेसिन से। और यहां पर डाकू या बीहड़ क्यों है, इसका कारण है यहां पर उत्खात भूमि है। और उत्खात भूमि क्यों है, क्योंकि यहां पर अवनालिका अपर्दन होता है, इसलिए अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, चंबल नदी जानी जाती है। उत्खात भूमि का विस्तार कहां पर है, चंबल बेसिन में। जिले कौन कौन से, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। और बीहड़ वाले जिले भी कौन से, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि उत्खात भूमि एग्जाम में पूछने वाले हैं या पूछी जाने की संभावना रहती है। हर तीसरे एग्जाम में जो है चंबल बेसिन का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, ए मेसा का पठार, बी ऊपरमाल का पठार, सी उड़िया का पठार, डी भौराट का पठार। देखिए भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ यहां चित्तौड़गढ़ में है। किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया
यहां भीलवाड़ा में है, और बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य जो यहां पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है ऊपर माल का पठार। क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। इसका सही उत्तर है वह है बी। और इसे ऊपर माल क्यों कहते हैं? ऊपर का मतलब है ऊपरी भाग, माल का अर्थ होता है प्रदेश, यानी कि जो मेवाड़ है, जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। और इस मेवाड़ के ऊपर का भाग है या जो ऊपरी प्रदेश है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है, जो कि बिजोलिया से लगाकर भैंसरोडगढ़ तक स्थित है। बात करते हैं मेसा का पठार। अब देखिए मेसा के पठार की बात करें तो मेसा का पठार क्या है? तो आपने नदियां का नाम सुना होगा, एक बेड़च और एक बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी। यहां बेड़च नदी है। बेड़च नदी जो कि कहां से निकलती है? गोगुंदा से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से यहां निकलती हैं। और इस बेड़च और इसकी एक सहायक नदी है गंभीरी। गंभीरी नदी, इन दोनों के अपर्दन से एक संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कहा जाता है मेसा। यानी कि बेड़च और गंभीरी यहां एक अपर्दित पठार का निर्माण करती है। और इस अपर्दित पठार को क्या कहा जाता है? मेसा या मेसा का पठार कहा जाता है। और इसी मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसीलिए हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर है। और कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो यहां गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। तो इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक गिरि दुर्ग के साथ साथ जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यहां राजस्थान का सिरमौर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का सिरमौर, या सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कई प्रमुख पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल है, जिसमें मुख्य रूप से है एक तो श्रृंगार संवरी, श्रृंगार चौरी है, यहीं पर विजय स्तंभ है, यहीं पर आपको कीर्ति स्तंभ मिलेगा, और यहीं पर आपको रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, यहीं पर कालिका माता का मंदिर, कालिका मंदिर जो कि यहां एक सूर्य मंदिर का उदाहरण है। क्या सा उदाहरण है? सूर्य मंदिर है। और यहीं पर आपको मिलेगा मीरा का मंदिर। तो यह सभी जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है यह सब इसी राजस्थान के सिरमौर के नाम से जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। इसके बाद है उड़िया का पठार। तो देखिए उड़िया के पठार को भी समझना। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार यहां सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। और उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
उड़िया का पठार है जिसकी ऊंचाई लगभग 1362 मीटर है। यदि हम राउंड फिगर में बात करें तो 1360 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा। और इसी उड़िया के पठार पर शहर बसा हुआ है माउंट आबू। माउंट आबू जो शहर है वह इसी उड़िया के पठार पर बसा हुआ है, इसीलिए माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। इसी उड़िया के पठार पर नक्की झील है और नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। और इसी उड़िया के पठार पर गुरु शिखर स्थित है। और गुरु शिखर जो है यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और यह सब कहां पर स्थित है? उड़िया के पठार पर है। किस जिले में है? सिरोही में है। और यह सब राजस्थान में सबसे ऊंचे के अंतर्गत आते हैं। तो अब शायद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि बिजोलिया का पठार क्या है, ऊपरमाल का पठार क्या है, कहां से कहां तक है, मेसा का पठार क्या है और उड़िया का पठार क्या है। फौराट के पठार की बात हम लोग आगे एज ए क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। ए विंध्य कगार क्षेत्र, बी मालपुरा करौली का मैदान, सी पीडमांट का मैदान और डी छप्पन का मैदान। सबसे पहले बात करते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन का मतलब है बनास नदी के आसपास का क्षेत्र। तो देखिए बनास नदी जो है यह कहां से निकलती है? यह निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद यह इस तरह से राजस्थान में प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के बाद यह अंत में जाके चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो इस बनास बेसिन के उत्तर में एक मैदानी भाग है जिसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली मैदान, यानी कि बनास बेसिन। बनास बेसिन का मतलब है बनास नदी, यह है खमनोर की पहाड़ियां, किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। और इस बनास नदी के उत्तर में जो एक मैदानी भाग है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और मालपुरा करौली का जो मैदान है यह दो आब प्रदेश है। एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा। तो यह जो है बाणगंगा नदी है। तो बाणगंगा और बनास नदी के बीच का यह कहलाता है बनास बाणगंगा दोआब। बनास बाणगंगा दोआब का जो है भाग है उसे हम मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और बनास बेसिन का जो दक्षिणी भाग है, बनास बेसिन का जो दक्षिणी भाग है इसे कहा जाता है खैराड़ प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए खैराड़ प्रदेश तो यह बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है और बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इसी प्रकार एक और है पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान, पीडमांट का जो मैदान है यह है देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य निर्जन पहाड़ी क्षेत्र, निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम पीडमांट के मैदान के नाम से जानते हैं। तो पीडमांट के मैदान का विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य।
खैराड़ प्रदेश का जो विस्तार है वह है जहाजपुर, जो कि किस जिले में है? भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के बीच का जो यह मैदानी भाग है जिसका निर्माण बनास नदी के द्वारा किया जाता है, इसे कहा जाता है खैराड़ प्रदेश। और बाणगंगा और बनास नदियों के बीच का जो क्षेत्र है यह कहलाता है मालपुरा करौली का मैदान। तो देखिए, बनास बेसिन के उत्तरी भाग को क्या संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है बी, मालपुरा करौली का मैदान। अब आते हैं विंध्य कगार क्षेत्र क्या है। देखिए, विंध्य कगार क्षेत्र का अर्थ समझना कि यह जो विंध्य कगार क्षेत्र है यह बनास और जो चंबल नदियां हैं, बनास और चंबल नदियों के मध्य बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टानी प्रदेश हैं। और यह जो विंध्य कगार क्षेत्र है यह हाड़ौती के पठार का भाग है। किसका भाग है? हाड़ौती के पठार का भाग है। और छप्पन का मैदान यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी के आसपास 56 गांवों और नदी नालों का समूह, यानी कि माही बेसिन में बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांव या नदी नालों का समूह है वह क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। यह माही बेसिन का भाग है, यह बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है, यह बनास बेसिन का भाग है और यह जो है बनास चंबल बेसिन का भाग है। अगला है, राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन से है या किस नदी बेसिन में स्थित है? ए माही, बी चंबल, सी बनास, डी लूनी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पुष्प प्रदेश किसे कहते थे। तो पुष्प प्रदेश प्राचीन काल में माही बेसिन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? माही बेसिन को। कि माही नदी, यह जो माही नदी है यह इस तरह से जो है प्रवाहित होती है। यह नदी है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को, कौन सी रेखा? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इस माही बेसिन में 3 भाग हैं। एक तो है 56 का मैदान, दूसरा है काठल का मैदान और तीसरा है वागड़ प्रदेश। माही बेसिन को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है वागड़ प्रदेश, दूसरा कहलाता है छप्पन का मैदान और तीसरा कहलाता है काठल का मैदान। इन तीनों को संयुक्त रूप से किसका भाग माना जाता है? माही बेसिन का भाग माना जाता है। और इस माही बेसिन को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? पुष्प प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ए सही उत्तर है। अब देखिए, बात करते हैं वागड़ प्रदेश क्या है। वागड़ प्रदेश, इसका जो संबंध है वह है
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी जिस विखंडित पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण करती है उसे वांगड़ प्रदेश कहा जाता है, जिसे प्राचीन काल में व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता था। 56 का जो मैदान है, छप्पन का जो मैदान है इसका विस्तार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। तीसरा जो है वह है काठल का मैदान, और जो काठल का मैदान है इसका संबंध केवल प्रतापगढ़ जिले से। कंठ प्लस अल यानी कि किनारे की भूमि, माही नदी के किनारे की भूमि या माही नदी का तटवर्ती मैदान जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है उसे तो कहते हैं काठल का मैदान। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांवों या नदी नालों का समूह है उसे कहते हैं 56 का मैदान। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है जिसका निर्माण माही नदी के द्वारा किया जाता है वह कहलाता है वांगड़ प्रदेश। और यह तीनों ही किसके भाग हैं? माही बेसिन के। और माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या कहते थे? पुष्प प्रदेश की संज्ञा दी गई है, इसीलिए पुष्प प्रदेश का संबंध किससे है? माही बेसिन से। यदि हम चंबल की बात करें तो चंबल बेसिन में घने जंगल पाए जाते हैं जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं, तो बीहड़ का संबंध किससे? चंबल बेसिन से है। और चंबल बेसिन में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे खादर कहा जाता है, तो खादर का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? चंबल बेसिन में। और बनास बेसिन में लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी का विस्तार है। और लूनी बेसिन जो है, लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। और लूनी बेसिन में जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बांगर का विस्तार है। बात करते हैं एक और प्रश्न की। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है ए गोडवाड़ प्रदेश, बी काला भूरा डूंगर, सी थली और डी नेड़ा। देखिए लूनी बेसिन का मतलब है लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। और लूनी नदी कहां से निकलती है? अजमेर से। कहां से निकलती है? अजमेर से, नाग पहाड़ से निकलती है। और यह इस तरह से अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ के रण में जाकर घिरती है। कच्छ का रण गुजरात में जाके घिरती है। और कहां से निकलती है? नाग पहाड़, अजमेर से निकलती है। यानी कि कौन से, कहां से? मध्य अरावली से निकलती है। तो लूनी नदी का जो उद्गम है वह कौन सी अरावली में है? मध्य अरावली में। तो जब ये मध्य अरावली से निकलती है तो इसका उत्तरी भाग, तो लूनी बेसिन का जो उत्तरी भाग है, यह पूरा पूरा उत्तरी भाग जो है यह मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। और मरुस्थल को जो है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। इसलिए लूनी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है सी, थली कहते हैं। अब देखिए लूनी बेसिन के उत्तरी भाग में यदि हम पूर्वी भाग की बात करें तो इस पूर्वी भाग में यहां पर अरावली की क्या मिलती है? पहाड़ियां मिलती है। और इन पहाड़ियों को कहा जाता है काला भूरा डूंगर। यानी कि लूनी बेसिन का पूर्वी भाग, लूनी बेसिन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? काला भूरा डूंगर। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? थली। और इसके बाद है गोडवाड़ प्रदेश। अब गोडवाड़ प्रदेश का तात्पर्य है लूनी और लूनी की जो सहायक नदियां हैं, इस तरह से यह सहायक नदियां मिलती है। तो इन संयुक्त रूप से जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन को किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं।
लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और नेड़ा यह लूनी बेसिन में वर्षा जल संरक्षण की विधि है। क्या है? लूनी बेसिन में वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? नेड़ा कहलाती है। और यह सबसे ज्यादा जालोर और पाली में प्रचलित है। जालोर और पाली यानी कि गोडवाड़ प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? नेड़ा कहलाती है। थली क्या है? मरुस्थल का स्थानीय नाम है जो लूनी बेसिन के उत्तर में स्थित है। काला भूरा डूंगर यह लूनी बेसिन के पूर्व में स्थित पहाड़ियां हैं। और गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन का जो भाग है उसे हम लूनी जो है गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं, एक तो जालोर और एक पाली, यह तो आते हैं। इसके अलावा कुछ भाग आता है बाड़मेर का और कुछ भाग इसमें आता है जोधपुर का, जिसे संयुक्त रूप से हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं और जहां पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और गोडवाड़ी बोली की एक प्रसिद्ध रचना है बीशल देव रासो, जो कि नरपति नल्हा ने लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है गोडवाड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो जालोर और पाली में बोली जाती है। और गोडवाड़ी बोली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बीशल देव रासो। किसने लिखी? नरपति नल्हा ने लिखी थी। और बात करते हैं एक और जो है प्रश्न की कि भौराट का पठार स्थित है ए रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, बी अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, और डी जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। भौराट का पठार, भौराट का जो पठार है यह गोगुंदा किस जिले में है? उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ किस जिले में है? राजसमंद। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो यह पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भौराट का पठार कहा जाता है। और इस भौराट के पठार पर जो है उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है जरगा, उदयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। वह जरगा इसी भौराट के पठार पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है सी कि भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य यानी कि राजसमंद और उदयपुर के मध्य स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से प्रश्न बनता है वह बनता है कि इसके पूरब और पश्चिम से अलग अलग नदियां निकलती है। पूरब से बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियां निकलती है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की है। और पश्चिम में अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां निकलती है। और इस तरह से जो भौराट का पठार है यहां 2 अपवा तंत्र के मध्य विभाजक का कार्य करता है, नहीं जल विभाजक का कार्य करता है। इसीलिए भौराट का जो पठार है, भौराट के पठार को जो है जल संभर की संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई है? जल संभर की संज्ञा दी गई, यानी कि वह संरचना या वह भौगोलिक क्षेत्र जो 2 अपवा तंत्र को अलग करता है उसे हम जल संभर या जल विभाजक का दर्जा देते हैं। तो भौराट का पठार यह राजस्थान में जल संभर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान भूगोल के विशेष रूप से भौतिक प्रदेश
या भौगोलिक क्षेत्रों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हमने बात की है। साथ ही उनसे कैसे प्रश्न और पूछे जा सकते हैं उन पर हमने चर्चा की है। इसको एक बार अच्छे से देखना, यहां से कई प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं और हूबहू कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है या कौन कौन से क्षेत्रों के बीच में स्थित है। तो यह था आज का सेशन। और एक सूचना जो आप लोगों के लिए है कि 12 तारीख यानी कि 12 जून 2022 को राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की एक विशेष क्लास होगी, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा को लेकर जितने भी आंकड़े, महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, योजनाएं, नीतियां, उन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में कैसे प्रश्न पूछे जाते उन प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 12 जून 2022 रविवार को तैयार रहना इस आर्थिक समीक्षा की स्पेशल क्लास, जो कि विशेष रूप से लैब असिस्टेंट, वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक और रीट के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे को आधार बना के कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे हर एग्जाम में सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अधिकांश प्रश्न जो है इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित तथ्यों से बनाए जाते हैं, इसलिए यह क्लास आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यह था आज का सेशन, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप जो है जुड़े हुए रहें। अपने स्वयं को, अपने साथियों को या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको साथ में जोड़ के रखिए और अपने सफलता की जो है मंजिल को तैयार कीजिए। अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।